नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ। उदयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। नगर निगम की टीम और व्यापारियों में धक्का मुक्की हो गई। अतिक्रमण हटाने गई टीम से मंडी इलाके में व्यापारी उलझ गए। मौके पर बड़ी तादाद में लोगों की भीड़ जमा हो गई। तो उदयपुर में अतिक्रमण हटाने के लिए निगम का दस्ता निकला था, लेकिन व्यापारी और निगम के लोग आमने सामने हो गए। धक्का मुक्की की भी खबर है। फिलहाल वहां पर लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। ये उस बाजार की तस्वीरें हैं जहां पर निगम की टीम अतिक्रमण हटाने गई थी, लेकिन व्यापारियों ने निगम की टीम का सामना किया। पुलिस भी मौके पर पहुंच गई है। हाथापाई की तस्वीरें भी यहां पर जो है वो सामने आ रही हैं। और कपिल शेमाली, संवाददाता उदयपुर, हमारे साथ जुड़ गए हैं। कपिल, ये बाजार की तस्वीरें हैं जहां पर निगम का दस्ता अतिक्रमण हटाने गया था। जब अतिक्रमण किया गया था तो हटाने के लिए व्यापारियों के तर्क क्या हैं ताकि निगम को वापस लौटना पड़े? देखिए आसिफ, किसी तरह का कोई तर्क नहीं है, सिर्फ कार्रवाई का विरोध किया जा रहा है। और पूर्व में भी इस तरह का विरोध जो व्यापारी हैं इसी इलाके में निगम की टीम के साथ में कर चुके हैं। स्मार्ट सिटी कार्यों के तहत अंदरूनी शहर के अंदर कार्य चल रहे हैं। ऐसे में ये जो इलाका है, धान मंडी इलाका, सकड़ी गलियों में बना हुआ है। और यहाँ पर जो दुकानदार है उन्होंने अपनी दुकानों के बाहर चबूतरे बना दिए हैं, जिससे जो रोड जो पहले ही छोटी और ज्यादा सकड़ी हो गई है। निगम की टीम आज एक बार फिर कार्रवाई करने पहुंची थी। जेसीबी के सहारे पुलिस का जाब्ता लेकर पहुंची और कार्रवाई जैसे ही शुरू की, मौके पर सैकड़ों की तादाद में व्यापारी जमा हो गए और तो निगम की टीम से उलझने लगे। आप देखिए कि निगम की टीम के साथ काफी कहासुनी हुई। उसके बाद में जो पुलिस का जाब्ता मौजूद था, जब हाथापाई की नौबत आई तो पुलिस की टीम ने हल्का बल प्रयोग करते हुए, लाठियां भांजते हुए व्यापारियों को खदेड़ा। और उसके बाद में एक बार फिर से अतिक्रमण की टीम ने अपनी कार्रवाई को शुरू किया है। और अतिक्रमण निरोधी दस्ता इस समय धान मंडी इलाके में जो रोड पर जो अतिक्रमण किया गया है उसे हटाने की कार्रवाई कर रहा है। मौके पर भारी पुलिस जाब्ता तैनात है और व्यापारियों की भी भीड़ मौजूद है। जी आसिफ। कपिल, जब ये कार्रवाई की जानी थी उससे पहले इस बाजार में उन तमाम दुकानों को या व्यापारिक प्रतिष्ठान को नोटिस जरूर सर्व किए गए होंगे जो अतिक्रमण के दायरे में आते हैं। देखिए, ये जो अतिक्रमण है ये रोड पर किया गया है और रोड पर पहले भी निगम की टीम कार्रवाई कर चुकी है। लगातार व्यापारियों को पाबंद किया जा रहा था कि वे स्वयं अपने अतिक्रमण को हटा लें, नहीं तो निगम की टीम को कार्रवाई करनी पड़ेगी। निगम के दस्ते पहले भी इस इलाके में गए, लेकिन हर बार व्यापारियों के विरोध के चलते कार्रवाई पूरी नहीं हो पाती है। इस बार भी निगम की टीम पहुंची है। पहले व्यापारियों को अतिक्रमण हटाने के लिए निश्चित तौर पर कहा गया, लेकिन उसके बावजूद जब व्यापारी नहीं माने तो आज निगम की टीम पूरे दलबल के साथ पहुंची, लेकिन उसके बावजूद एक बार फिर निगम की टीम को व्यापारियों के विरोध का सामना करना पड़ा। इस बार पुलिस ने लाठियां तक भांज दिए, व्यापारियों में जमकर हाथापाई हुई है। और अब एक बार फिर से निगम की टीम अपनी कार्रवाई में जुट गई है। पुलिस का जो जाब्ता है वो व्यापारियों को कार्रवाई स्थल से दूर करने में जुटा हुआ है। जी आसिफ। कपिल, इस बाजार में लगभग कितनी दुकानें इस अतिक्रमण के दायरे में आ रही हैं? देखिए, ये काफी बड़ा बाजार है, शहर के अंदरूनी इलाके में बना हुआ और धान मंडी इलाका है। जैसा कि इसके नाम से समझ सकते हैं, परचूनी दुकानों की काफी सारी दुकानें यहाँ पर है। काफी सारी होलसेल की दुकानें जो है वो परचूनी सामान की, किराने सामान की, राशन के सामान की यहाँ पर है। तो सैकड़ों दुकानें यहाँ पर है और सभी दुकानदारों ने लगभग अपने दुकान के बाहर चबूतरे बना दिए हैं। करीब 10 से 12 फीट चौड़ी रोड इस बाजार में बनी हुई है और उस पर भी यदि दुकानदार सड़क पर अतिक्रमण कर लेंगे तो रोड काफी सक्रिय हो जाती है। इसी वजह से स्मार्ट सिटी के कार्यों के तहत निगम की टीम अब शहर में अतिक्रमण मुक्त करने के लिए कार्य करने की बात कर रही है और इसी के तहत कार्रवाई करने भी पहुंची थी। लेकिन कार्रवाई पूरी होने से पहले ही आप देखें कि बवाल मच गया। जी आसिफ। जी कपिल, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और ये दूसरी बड़ी खबर झालावाड़ से है। काली सिंध थर्मल की पहली इकाई ठप हो चुकी है। तकनीकी खामी के चलते ये इकाई बंद हो गई है। 600 मेगावाट बिजली उत्पादन अब प्रभावित हो रहा है। 5 दिन बाद इकाई शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है।
इस वक्त की बड़ी खबर, तकनीकी खराबी के चलते झालावाड़ में ये बिजली उत्पादन प्रभावित हुआ है और यहां से 600 मेगावाट बिजली की सप्लाई की जा रही है। अब बताया जा रहा है कि 5 दिन के बाद में ये शुरू हो पाएगी। और तरुण शर्मा संवाददाता झालावाड़ हमारे साथ जुड़ गए। तरुण, क्या तकनीकी खामी बताई जा रही है इस इकाई में? जी आसिफ, जो हमारी कालीसिंध थर्मल के अधिकारियों से बात हुई है उसके अनुसार जो थर्मल का जो कंट्रोल रूम है जहां से सारा कंट्रोल होता है उसकी जो यूनिट है उसमें ये तकनीकी खामी आई है जिसके चलते पहली यूनिट को बंद करना पड़ा है। हालांकि दूसरी यूनिट से अभी बिजली उत्पादन चालू है लेकिन दूसरी यूनिट से भी पूरी क्षमता के साथ बिजली उत्पादन नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर 600 मेगावाट की 2 इकाइयां लगी हुई है जिनसे लगातार बिजली उत्पादन किया जा रहा था। और खास बात यह है कि रबी की जो फसल है उसका पीक सीजन चल रहा है और बिजली की भी जो है वो मांग लगातार बढ़ रही है और ऐसे में 600 मेगावाट की एक इकाई का 5 दिनों के लिए बंद हो जाना, इससे प्रदेश में जो बिजली की है वो खासी कमी देखने को मिलेगी। आसिफ, तरुण, 5 दिन बाद में ये इकाई ठीक की जाएगी, यानी 5 दिन इसको लगेंगे ठीक होने में। क्या तब तक प्रदेश में इस इकाई के ठप होने का असर नजर आएगा? जी 5 दिन इसमें लगेंगे लेकिन जो झालावाड़ की जो कालीसिंध में जो 2 यूनिट है उसमें से एक यूनिट से 600 मेगावाट का उत्पादन जारी रहेगा। लेकिन 600 मेगावाट की जो कमी है वो पूरी तरह से जो प्रदेश के जो अन्य जो पूरा जो उत्पादन है बिजली का अलग अलग बिजली घरों में उसके अनुसार जब आप पूरा जो योग जोड़ा जाएगा तो उसमें 600 मेगावाट की सीधे कमी देखने को जरूर मिलेगी इसमें। जी तरुण, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और हनुमानगढ़ नहर में बही 7 साल की बच्ची का शव मिल गया है। 22 नवंबर को 4 बच्चियों सहित नहर में मां समेत कूदी थी। 3 बच्चियों को बचाया गया था। 7 साल की बच्ची का नहर में आज शव मिल गया। इंद्रपुरा गांव की निवासी है ये महिला। और राजू रामगढ़िया संवाददाता हनुमानगढ़ हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजू, 7 दिन का वक्त लग गया बच्ची का शव बाहर निकालने में। 22 नवंबर की घटना थी। संगरिया थाना क्षेत्र के इंद्रपुरा गांव की विवाहिता 4 बच्चियों को लेकर पहले हनुमानगढ़ आई, फिर गोलूवाला क्षेत्र में वहां उत्तम सिंह वाला गांव तक पहुंची। वहां वो चारों बच्चियों के साथ नहर में कूद गई। 3 बच्चियों और मां को तो ग्रामीणों ने बचा लिया मगर ये 7 साल की जो बच्ची थी ये बह गई और इसका शव जो है घटनास्थल से 12 किलोमीटर दूर मिला है। मतलब वो बच्ची नहर में बहती रही। गोताखोरों ने प्रयास किए ढूंढने के, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, नहीं पता लगा। और आज 7 दिन के करीब बाद ये जो बच्ची है 12 किलोमीटर दूर जो 6 यूटीएस गांव है वहां मिली है नहर में। जी राजू, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो आज 1 हफ्ते बाद इस बच्ची का शव नहर से निकाल लिया गया है। और राज्यपाल कलराज मिश्र जवाहर कला केंद्र में शिरकत कर रहे हैं। आज संविधान में कलाकृतियां कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। कुछ ही देर में प्रदर्शनी का उद्घाटन भी करेंगे। अज्ञान के अंधकार से ज्ञान की रोशनी की ओर बढ़ने को प्रेरित करता ये दीपक। श्री अरविंद की 150वीं जयंती का ये वर्ष। राज्यपाल कलराज मिश्र। प्रेरित हो हम उनके इन वाक्यों से। आखिरकार राष्ट्र क्या है, हमारी मातृभूमि क्या है? ये भूमि का एक टुकड़ा नहीं है, ना अलंकार है और ना मन की कल्पना है। ये एक महान शक्ति है जो उन सभी करोड़ों इकाइयों के मेल से बनी है जो राष्ट्र का निर्माण करती हैं। ठीक वैसे ही जैसे भवानी महिषामर्दिनी करोड़ों देवताओं की शक्तियों से निःसृत होकर एक विराट शक्तिपुंज में प्रकट हो गई।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता अरबाज अहमद के साथ। अरबाज, राज्यपाल वहां पर पहुंच चुके हैं, क्या रहने वाला है पूरा कार्यक्रम? भेंट करेंगे कार्यक्रम जिसका उद्घाटन समारोह किया गया। अभी संविधान की शपथ यहाँ पर राज्यपाल कलराज मिश्र ने तमाम जो छात्र और स्टूडेंट्स यहाँ मौजूद हैं, दर्शक विद्यामान, तमाम लोगों को शपथ दिलाई है। बाकायदा संविधान के बारे में जानकारी दी जा रही ताकि युवा जान सके कि भारत का संविधान क्या है, इसके बारे में क्या क्या चीजें लोगों को जाननी चाहिए। अभी जवाहर कला केंद्र में ये पूरा कार्यक्रम आयोजित होगा। खास तौर पर जो कलाकृतियां हैं संविधान को लेकर के एक प्रदर्शनी है बाकायदा, उसका उद्घाटन कुछ देर में जो राज्यपाल कलराज मिश्र हैं वो करेंगे। बाकायदा जो तमाम गेस्ट यहाँ पर आए हैं, जिसमें पूर्व न्यायाधीश भी मौजूद हैं, पूर्व जो राजस्थान के अतिरिक्त जो मुख्य महाधिवक्ता हैं वो भी मौजूद हैं, और जो संविधान से जुड़े लोग हैं, खासतौर पर वो सोसाइटीज हैं जो संविधान से जुड़ी जागरूकता को लेकर के लगातार काम कर रहे हैं, वो तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। और कोशिश ये है कि जो युवा छात्र हैं, खासतौर पर लॉ के स्टूडेंट हैं, वो संविधान को लेकर के बेहतर तरीके से अपनी समझ को बढ़ा सकें और युवाओं में संविधान को लेकर जानकारी बढ़ सके। बिल्कुल अरबाज, साफ तौर पर तस्वीरों में नजर आ रहा है राज्यपाल कलराज मिश्र के साथ दूसरे गणमान्य लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। संविधान में कलाकृतियां कार्यक्रम का उद्घाटन करने के लिए खुद कलराज मिश्र राज्यपाल यहाँ पर पहुंचे। कौन कौन से और मेहमान अरबाज यहाँ पर नजर आ रहे हैं आपको? देखिए, तमाम जो लोग हैं संविधान से जुड़े, चाहे पूर्व जो राजस्थान हाईकोर्ट के जस्टिस हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं, इनके अलावा जो महाधिवक्ता हैं वो भी पहुंचे हैं। खासतौर पर जो कानून को पढ़ रहे हैं जो छात्र, हम लॉ की बात करें चाहे LLB की बात करें, अलग अलग जगह जो कर रहे हैं लॉ यूनिवर्सिटीज में, वो बड़ी तादाद में यहाँ पहुंचे हैं। और जो संविधान दिवस हम मना रहे हैं इस बार 2021 में, जो मौजूदा माहौल है, हालात है, इसके परिप्रेक्ष्य में किस तरह से इसको समझा जाए और कैसे इसका सम्मान किया जाए, इन तमाम चीजों को लेकर के यहाँ बातचीत की जा रही है। और जो राज्यपाल हैं वो भी लोगों से अपील करेंगे आज के हालात में आपको हमारे संविधान को समझना और उसको बेहतर तरीके से अमल में लाना बहुत जरूरी है। खासतौर पर उन्होंने लोगों के छात्रों से जी अरबाज, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। मैं अपनी बात आगे बढ़ाता हूं शर्विन की इस वाणी के साथ। जिस दिन हम लोग भारत मां के सौंदर्य, कोरोना और वैक्सीनेशन के हालात पर बड़ी बैठक, प्रधानमंत्री मोदी कर रहे महामंथन, बड़े अधिकारियों के साथ ये चर्चा की जा रही है। दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी ये बड़ी बैठक कर रहे हैं, तमाम अधिकारी इसमें वर्चुअली कनेक्ट हुए हैं। टीकाकरण को लेकर भी इसमें चर्चा की जा रही है। और कोरोना पर एक्शन में प्रदेश सरकार, केस ने प्रदेश सरकार की चिंता बढ़ा दी है। आज शाम 4 बजे सीएम समीक्षा करेंगे, मौजूदा हालातों पर यह चर्चा होगी, अधिकारियों से फीडबैक लिया जाएगा। चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा मौजूद रहेंगे, विभागीय अधिकारी भी इसमें मौजूद रहेंगे। और ये खबर अजमेर से, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का बड़ा बयान सामने आया। अपनी देवदर्शन यात्रा को लेकर उन्होंने बयान दिया, कहा इसको यात्रा क्यों कहते हो, दिवंगत लोगों के घर बैठने जा रही हूं, देवों के दर्शन कर रही हूं, इसमें क्या प्रॉब्लम है। राजे के स्वागत में लोगों की उमड़ी भीड़ पर यह बयान दिया गया। कहा दिल से दिल जोड़ोगे तो मिलेगा ऐसा ही रिस्पॉन्स। 20-25 साल का रिश्ता है मेरा, कई तो मेरे सामने बड़े हुए हैं, कई हो रहे हैं, यही परिवार का मामला है। यात्रा मैं बैठने जा रही हूँ सबके यहाँ और देव के दर्शन करूंगी। यात्रा क्यों कहते हो आप? मैं बैठने जा रही हूँ सबके यहाँ और देव के दर्शन करूंगी। जनता को लेकर उत्साह दिखा है, लोग आपके जिस तरह भीड़ नजर आती है। देखो, दिल से दिल अगर किसी से जुड़ो ना तो वो रिस्पॉन्स तो होगा ही। हम लोगों का तो 20-25 साल का साथ है,
कई लोग मेरे सामने पड़े हुए हैं, कई हो रहे हैं, परिवार का सवाल है। ठीक है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे अजमेर संवाददाता अभिजीत दवे के साथ। अभिजीत, सियासी नजरिए से देखा जाए तो साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि वसुंधरा राजे जो है वो 2023 के चुनाव को लेकर एक्टिव हो चुकी हैं, या फिर वाकई उन्हें इसे यात्रा कहने पर दिक्कत है कि इसे यात्रा क्यों कहा जाए? आसिफ, इस सवाल के दोनों ही जवाब जो आपने बताए वो ही सटीक बैठते हैं। सियासी नजरिए से अगर देखा जाए तो आज पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की देव दर्शन यात्रा का जो अंतिम पड़ाव है वो किशनगढ़ के सलीमाबाद में निम्बाग पीठ के दर्शन के साथ संपन्न हो जाएगा। और आज उन्होंने किशनगढ़ से रवाना होने से पहले जो बयान दिया है उसके कई सारे मायने हैं। उन्होंने अपने इस दौरे को यात्रा शब्द देने पर थोड़ी नाराजगी जाहिर की और कहा है कि क्या प्रॉब्लम है, मैं उन दिवंगत लोगों के घर बैठने जा रही हूं जो कोरोना काल में जिनका निधन हो गया, और साथ ही साथ मैं देवताओं के दर्शन कर रही हूं। लेकिन इसके बीच में ये समझना बेहद जरूरी है कि जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री राजे के इस दौरे के दौरान जो लोगों की भीड़ उनसे मिलने के लिए उमड़ी है, उसमें कहीं ना कहीं भाजपा के अंदर खाने में एक बेचैनी जो है वो बढ़ा दी गई है। और कहीं ना कहीं इस बात को राजनीतिक गलियारों में इस रूप से भी देखा जा रहा है आसिफ कि वसुंधरा राजे ने जो है इस दौरे के दौरान अपनी टीम को एक ऑक्सीजन देने का काम किया है। जो एक धड़ा था भाजपा के अंदर, जो कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे खेमे के साथ अटैच था, जुड़ा हुआ था, उसको जो है एक नई ऊर्जा है जो इस राजे के दौरे के दौरान मिली है। जिस तरीके के कल पुष्कर में, अजमेर में, दरगाह में जिस तरह से लोग उमड़े हैं उसको देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए, जिस तरह की नारेबाजियां हुई हैं, और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा है जो भीड़ उमड़ी है कि ये दिल से दिल जोड़ोगे तो ऐसा ही रिस्पांस मिलेगा। और प्रदेश की जनता के साथ उनका 20 से 25 साल पुराना रिश्ता है। तो ये जो बयान आज राजे ने दिया है अपनी देव दर्शन यात्रा के अंतिम दिन, ये इसके कई सारे मायने निकाले जा सकते हैं। और सियासी रूप से अगर देखा जाए तो इसके बहुत सारे मायने हैं। एक मैसेज गिविंग है कम से कम उन लोगों के लिए जो राज्य के साथ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। अभिजीत, अगर उन्हीं की भाषा में कहा जाए तो ये देव दर्शन का सिलसिला और लोगों से मिलने का सिलसिला अब जारी रहेगा? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। हालांकि बीजेपी के अंदर खाने में लोगों से, जो दिवंगत लोगों से मिलने राजे पहुंच रही है, उसको लेकर कई तरह की बातें निकल के सामने आई हैं। लेकिन राजे ने इस पर कहा है कि मैं लोगों से मिलने जा रही हूं, मेरा उनसे बहुत पुराना रिश्ता है, इसमें क्या प्रॉब्लम है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि इसको क्या दिक्कत हो सकती है अगर मैं जाकर लोगों के घर बैठने जा रही हूं, दिवंगत लोगों के घर बैठने जा रही हूं, अगर देवताओं के दर्शन कर रही हूं, तो इसमें दिक्कत क्या है। तो इससे साफ संकेत यह है कि आने वाले दिनों में राजे की सक्रियता प्रदेश में और ज्यादा देखी जा सकती है। जी अभिजीत, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो वसुंधरा राजे का बयान सामने आया है। पूर्व सीएम दिवंगत लोगों के घर लगातार बैठने जा रही हैं, साथ ही साथ रास्ते में पड़ने वाले तमाम मंदिर दरगाहों के दर्शन भी वो यहां पर कर रही हैं। और जब मीडिया से मुखातिब हुई तो उन्होंने कहा कि ये रिश्ता लोगों के साथ उन्होंने पिछले 25 सालों में बनाया है। बहुत सारे लोग उनके सामने छोटे थे जो अब उन्हीं को देखते देखते बड़े हो गए, और ये दिल से दिल का रिश्ता है। इसलिए लोगों से मिलने में या देव दर्शन करने में किसी को क्या दिक्कत है, इसे यात्रा क्यों कहा जाए जब लोगों से मिलने जा रही है। हालांकि इस मुलाकात में बीजेपी के कई दूसरे खेमों के अंदर भी बेचैनी साफ तौर पर देखी जा रही है, क्योंकि एकदम से पूर्व सीएम जब एक्टिव हुई हैं तो अपने कार्यकर्ताओं या अपने सहयोगियों में प्राण फूंकने का काम एक तरह से देखा जा सकता है। बाबूलाल धायल हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। बाबूलाल, अभी अभिजीत से बात कर रहे थे, चूंकि मीडिया से मुखातिब हुई थी पूर्व सीएम, उन्होंने कहा कि वो लोगों से मिलने जा रही हैं जो दिवंगत हुए हैं या फिर देव दर्शन करने जा रही हैं। और माना भी जाता है बाबूलाल, हमने जब भी देखा है पूर्व सीएम को, वो हमेशा से देव दर्शन करती रही हैं, चाहे वो सीएम पद पर रही हो या नहीं रही हो, मंदिरों के दर्शन के लिए वो जाती रही हैं। यात्रा कहने से उन्हें दिक्कत है, उनका कहना है कि इसे यात्रा क्यों कहा जाए। बाबूलाल जी देखिए, वो पहले क्लियर कर चुकी थी कि उनकी यात्रा के राजनीतिक मायने नहीं है, वो देवदर्शन यात्रा पर हैं। और उन लोगों के जो कि पार्टी के निष्ठावान सिपाही रहे, कार्यकर्ता रहे, नेता रहे, जिनका इंतकाल हो गया, तो वो उनके घर पे उन्हें सांत्वना देने के लिए जा रही है। लेकिन कल जैसे कि बयान आया था गुलाब चंद कटारिया का, और वो कह रहे थे
कि वसुंधरा राजे को ये वक्त नहीं चुनना चाहिए था। 1 साल तक हो गया, कई लोगों का निधन हुए, अब उनका जाना लोगों को अच्छा नहीं लगता, यानी कि नेताओं को अच्छा नहीं लगता जो कि वसुंधरा राजे के विरोधी हैं। और मेवाड़ में से जब इस यात्रा की शुरुआत हुई तो सबसे पहली चुनौती गुलाब चंद कटारिया के सामने ही थी, क्योंकि गुलाब चंद कटारिया उसी इलाके की नुमाइंदगी करते हैं और राजे के वहां सक्रिय होने से बीजेपी के नेताओं कार्यकर्ताओं से मिलने से सीधी चुनौती उन्हीं को मिलती है। तो उनको ये लगता है कि मेरे इलाके में वसुंधरा राजे का जो इंटरफेयर है, जो यानी कि दखल है, वो पार्टी कार्यकर्ताओं में गलत मैसेज जाता है इससे, इसलिए उन्होंने अपनी बात कही। लेकिन पार्टी के भीतर ही भीतर अभी जो है एक तरह का सन्नाटा सा है, कोई भी नेता खुलकर नहीं बोलता। हालांकि सतीश पूनिया ने कहा कि उनकी व्यक्तिगत यात्रा है और इस पर ज्यादा कुछ राजनीतिक टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन पार्टी के भीतर एक सवाल खड़ा हो गया है कि जब पार्टी ने कहा कि व्यक्तिगत यात्रा है तो पार्टी कार्यकर्ता कैसे आए। इसका मतलब वसुंधरा राजे ने जो 2 बार मुख्यमंत्री रहते हुए जो काम किया उसका धरातल पर असर रहा होगा, उनका लोगों से जो जुड़ाव है उसका भी यानी कि नजारा आपने देखा होगा। वो कोशिश करते कि जनता के बीच में रहे और नेता वही जिंदा रहता है राजनीति में जिसका जनता से जुड़ा होता है। वसुंधरा राजे को एक लंबा अरसा हो गया था, वो जनता के बीच में नहीं जा पा रही थी, अब हो गई तो जनता उमड़ के आई। चाहे कैसे भी हो, लेकिन जनता का आना यह साबित करता है कि वसुंधरा राजे को 2023 के चुनाव में बीजेपी को बाहर करने में या बीजेपी से आउट करने में बहुत जोर आने वाला, वो आउट नहीं होने वाली। और ये जो बयान है वो ये बताता है कि वो कदम पीछे खसने वाली नहीं है, वो डटकर मुकाबला करेंगी, चाहे उनके सामने कितनी चुनौतियां पेश की जाए, वो पीछे नहीं हटेंगे। और इस यात्रा से उनका मनोबल बढ़ेगा और उनके जो कार्यकर्ता रिचार्ज होंगे और वो बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी करेंगे अगर बीजेपी उनको आगे नहीं बढ़ाती है तो। जी, सुधीर शर्मा भी हमारे साथ बाबूलाल इस समय जुड़े हुए। सुधीर, इसे हालांकि साफ तौर पर पूर्व सीएम ने अपनी यात्रा बताया, देवदर्शन की यात्रा बताया, साथ ही उन्होंने कहा कि वो लोगों से मिलने जा रही है क्योंकि लोगों के साथ उनका बहुत 20-25 साल का पुराना कनेक्शन है। लेकिन सुधीर, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अब साफ तौर पर एक सियासी मैसेज भी है कि पूर्व सीएम का राजस्थान बीजेपी में कोई विकल्प नहीं है। देखिए, बिल्कुल ये सही बात है कि क्योंकि 2 बार वो प्रदेश के मुख्यमंत्री रही हैं, लिहाजा लोगों से और प्रदेश के बीजेपी के पदाधिकारी, वर्तमान पदाधिकारी या पूर्व पदाधिकारी जो उनके सामने छोटे से बड़े होते हुए भी उन्होंने देखा है, ये एक अपनी जगह अलग इशू है, अलग बात है। लेकिन चूंकि उन्होंने जिस तरह से उदयपुर संभाग पकड़ा, उसके बाद अजमेर संभाग और जोधपुर संभाग, एक साथ 3 संभाग उन्होंने इन 3-4 दिनों में पूरे नाप दिए और कमोबेश सभी उन परिवारों के बीच गई जो कि बीजेपी से ताल्लुक रखते थे, जो कहीं न कहीं किसी न किसी तरह से प्रभावित हुए हैं, उनके परिजनों को श्रद्धांजलि देने गई है। लेकिन इसके साथ एक मैसेज भी है 2023 के लिए, क्योंकि राजनीति केवल संबंधों पर आधारित नहीं होती, उसमें संदेश भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और यहाँ महत्वपूर्ण हो जाता है कि भले ही देवदर्शन यात्रा रही हो, लेकिन 2023 के विधानसभा चुनावों से भी इनकार नहीं किया जा सकता। और लिहाजा ये देखते हुए वसुंधरा राजे ने देवदर्शन यात्रा नाम दिया गया है। चूंकि जो लोग इसमें विरोध में आए उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है, विरोध कहें या विरोधी वक्तव्य कहें, विरोधी वक्तव्य ज्यादा असमझीनी लगेगा इस मामले में, क्योंकि जिस तरह से गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि देवदर्शन यात्रा करने पर किसी को वो नहीं है, अगर जाती तो वो उसी समय जाती जब किसी के घर बैठने के लिए एक तरह से श्रद्धांजलि देने जा रही है। लेकिन हम इन सब चीजों का जो मेवाड़ की जो यात्रा है उसका निशाना 2013 में जिस तरह से गुलाब चंद कटारिया ने एक यात्रा निकालने की कोशिश करी थी, लेकिन उसमें बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो गया था, बीजेपी में भूचाल की स्थिति पैदा हो गई थी और उसके बाद वो यात्रा निरस्त हो गई थी। और अब फिर से वही देवदर्शन यात्रा 2021 में वसुंधरा राजे ने वहीं से एक तरह से निकाली है। तो निश्चित रूप से इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। सुधीर, बीजेपी के जो दूसरे धड़े हैं, प्रतिक्रिया सामने आएगी क्योंकि अब जो ये यात्रा है लग रहा है कि 2023 में ही जाकर थमेगी। अब माना यह भी जा रहा है कि जिस तरह से अमित शाह यहाँ पर राजस्थान में बीजेपी की कार्य समिति को संबोधित करने आ रहे हैं, लिहाजा माना यह भी जा रहा है कि ये गुटबाजी बर्दाश्त नहीं होगी केंद्रीय नेतृत्व को किसी भी कीमत पर। और यही मैसेज देने के लिए कहीं न कहीं वो जयपुर जब बीजेपी की कार्य समिति की बैठक अगले महीने होने जा रही है उसमें लेने के लिए आ रहे हैं। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि जिस तरह से कहीं न कहीं कोई न कोई शक्ति प्रदर्शन की स्थिति प्रदेश में बीजेपी के सामने पैदा नहीं हो जाए।
मामला कुल मिला के आता है कि जब राजनेता है और राजनेता है तो निश्चित रूप से चुनाव है, और चुनाव है तो उसका रास्ता, सत्ता का रास्ता चुनाव के होकर ही गुजरता है। तो इन सब बातों का जुड़ाव जाके 2023 के विधानसभा चुनाव पर ही रहने वाली है। जी बाबूलाल, देवदर्शन की यात्राएं अब जारी रहेंगी। साफ तौर पर सियासी मैसेज भी है, इसमें इनकार नहीं किया जा सकता, जैसा कि सुधीर शर्मा बता रहे हैं। तो जारी रहेगी, लेकिन इस यात्रा ये जो यात्रा है ये पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व को बिल्कुल भी राहत नहीं आ रही है। हो सकता है आने वाले दिनों में अगर वसुंधरा राजे को रोक पाने में प्रदेश के नेता अगर सफल नहीं हो पाते हैं तो केंद्रीय नेतृत्व कोई बड़ा फैसला भी ले ले। अभी तक जो है राष्ट्रीय नेतृत्व राजस्थान में 2023 के लिए फेस डिक्लेयर नहीं करना चाहता, क्योंकि अभी से अगर आप फेस डिक्लेयर कर देंगे तो फिर मुश्किलें हो जाएंगी और फिर बहुत सारे धड़े और हो जाएंगे और फिर पार्टी के लिए मुश्किलों का पहाड़ खड़ा हो जाएगा। तो 2023 में आप एकजुट होकर चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। वसुंधरा राजे ये चाहती है कि यही वक्त है जब वो केंद्रीय नेतृत्व पर दबाव बनाए, तो दबाव बनाने की शुरुआत उन्होंने कर दी है। प्रदेश नेतृत्व के लिए मुश्किलें खड़ी करने की कोशिश उन्होंने शुरू कर दी है कि आप मुझे अगर चेहरा फिर से नहीं बनाएंगे, मेरे में भी संभावनाएं हैं, मैंने 2 बार राजस्थान की सेवा करी है, मैं कदम पीछे नहीं खींचूंगी, पीछे नहीं हटूंगी। शुरुआत तो यही लग रही है। अब आगे अमित शाह का जो दौरा होगा वो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है कि वो मैसेज क्या देंगे। जी बाबूलाल, सुधीर, आप दोनों साथियों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने इजराइल के साथ एक समझौता किया है जिसके तहत भारत इजराइल के बनाए गए मॉडल को बुंदेलखंड जैसे सूखाग्रस्त इलाके में लागू करेगा। ये दोनों देशों का मिलाजुला प्रयास है जिससे इस क्षेत्र में पानी की समस्या का हल निकलेगा। मिशन पानी आपके लिए ग्राउंड रिपोर्ट लेकर आया है जहां पर इसका इनॉग्रेशन किया गया है। और पानी, पानी हमको बचानी है ये जिंदगानी। A few years ago, to be a place for a new cooperative and cooperation between the states of Israel and India. In Bundelkhand region, the water are scarce. Following a climate change, there is a very low precipitation. In the last year, water availability reduced by more than 50%. Today we start the first step of the project by visiting in Ganga Valley and meeting with the stakeholders from the local community, the farmers, and the local technical people in the administrative level in the region that deal with water and agriculture and irrigation in the area. We are understanding that the solution cannot be copy-paste from Israel, but some of the model can modified and can be tailor-made to the condition here in the Ganga Valley. We think there is a way forward using efficient drip irrigation system, efficient crop and rotation, allowing the farmer to have a larger income throughout the years, and using advanced water management solution. इजराइल चूँकि बहुत ही एडवांस है इस संबंध में, वाटर ट्रीटमेंट के लिए, अपने पानी के लिए विश्व में जाना जाता है, तो यूपी गवर्नमेंट ने 20 अगस्त 2019 को हम लोगों ने इनके साथ एक MOU साइन किया है कि ये अपनी टेक्नोलॉजी लेके आएंगे और हमारे इस एरिया को बताएंगे कि हम क्या ऐसी टेक्निक यूज़ करें जो कि हमारे लिए पानी पूरे साल तक उपलब्ध हो। अगर हमारे पास पूरे साल तक पानी उपलब्ध होगा तो हम एक और चक्र का पानी खेती यूज़ कर पाएंगे। स्वच्छता और पानी, पानी, पानी हमको बचानी है ये जिंदगानी। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। इस न्यूज हेडलाइन